हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आज हमें पढ़ना है अपने चैप्टर नंबर 7 का लास्ट वाला पार्ट, जिसका नाम है पार्ट 5। ठीक है, तो इसके पहले हमने पार्ट नंबर 4 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर के बारे में। यार सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2SO4 है ना, फिर ओलियम क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी अच्छे से। ओके, तो ये सारी चीजें गाइस हमने पढ़ी, और आज हमें देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटर हैलोजन के बारे में। ठीक है, अब आप बोलोगे ये यार इंटर हैलोजन क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। अभी देखो एग्जैक्टली आपको अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो कि गाइस आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, एंड मेरा नाम है प्रशांत। आप मुझे चाहो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी देखो पढ़ना है हमको इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अब देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एग्जैक्टली क्या होता है। अब देखो सबसे पहले समझना एक बात, देखो यार क्या होता है ना कि एक ही अगर ग्रुप है, सपोज ग्रुप नंबर 17 हैलोजन का था, ठीक है, तो अगर एक ही मान लो सपोज दैट ग्रुप है, ठीक है, ये आपको समझ के रखना है। तो क्या होता है कि मान लो अगर फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ऐसे कंपाउंड है दो, तो क्या होता है कि ये ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ऐसी बात नहीं कि दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बट ज्यादा कौन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन से कम कौन है, क्लोरीन। अब देखो यहां पे सोडियम और क्लोरीन में बताओ कौन है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव का उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, तो यानी कि कम इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये दोनों अट्रैक्ट होकर NaCl बनाते हैं, है ना। तो ऐसे यहां पर भी F क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और Cl क्या है, हमारा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम कम इलेक्ट्रोनिगेटिव था, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, तो ये कंबाइन होकर NaCl बना दिए। वैसे ही हमारा यहाँ पे दो हैलोजन ही हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, दोनों कंबाइन होकर ClF ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख सकते हो। समझ गया, तो अब समझा इंटर हैलोजन क्या होता है। तो इसी को हम कहेंगे इंटर हैलोजन, यानी कि दो हैलोजन, इंटर मतलब अंदर, हैलोजन के अंदर यानी हैलोजन ही। ठीक है, इंटर फ्रेंडशिप कैसी होती है, इंटर फ्रेंडशिप एक इंसान खुद से ही फ्रेंडशिप करता है, समझ गया, उसको कहते हैं इंटर फ्रेंडशिप। वैसे इंटर हैलोजन, मैं सपोज अगर फ्रेंडशिप करूंगा तो मैं खुद से फ्रेंडशिप कर लूं तो मैं रहूंगा इंटर हैलोजन, या फिर इंटर फ्रेंडशिप ऐसी होती है। तो ये है इंटर हैलोजन, मतलब क्लोरीन भी हैलोजन, फ्लोरीन भी हैलोजन, और दोनों ने एक कंपाउंड बना दिया। तो गाइस क्या होता है ना कि हमने देखा कि सारे सारे जितने भी हैलोजन होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, बट उनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डिफरेंसेस भी होती हैं। इसी डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हैलोजन के कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होके या तो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं या तो न्यूट्रल बनाते हैं। तो जो वो न्यूट्रल कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, यानी ClF या फिर BrF3। देखो ना, Br मींस ब्रोमीन, F मींस अपना हैलोजन यानी कि जो फ्लोरीन है। तो इस तरीके से हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड भी क्रिएट होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स की बेसिस पे बताना चाहूंगा। देखो माय डियर होता क्या है, बहुत सारे ऐसे टाइप से इंटर हैलोजन कंपाउंड के। अगर मैं क्लोरीन से बनने वाले इंटर हैलोजन की बात करूं, देखो यार क्लोरीन उसी से रिएक्शन करेगा जिसके साथ जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज्यादा होगी। मतलब क्लोरीन पहले होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन आता है, फिर हमारा ब्रोमीन, फिर हमारा आयोडीन। मतलब क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन की होगी, आयोडीन से ज्यादा किसकी होगी, ब्रोमीन की भी होगी, क्लोरीन की भी होगी, और फ्लोरीन की भी होगी। समझा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा किसकी है, सिर्फ फ्लोरीन की ही है, और फ्लोरीन तो पहला ही है। समझ गया, तो ये सिर्फ हमारा क्लोरीन फ्लोराइड से ही सिर्फ रिएक्शन करेगा, यानी फ्लोरीन से ना, क्लोराइड क्लोरीन से खुद नहीं करेगा, ब्रोमीन से भी नहीं करेगा, आयोडीन से भी नहीं करेगा, अपने फिर ज्यादा वाले हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले से करेगा। जैसे कि ClF से ClF हो गया, ClF3 हो गया, ClF5 हो गया, तो ये ऐसे करता है। अब ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन भी है, और ब्रोमीन से ज्यादा हमारा फ्लोरीन भी है। तो ब्रोमीन हमारा देखो F के साथ भी बनाता है BrF, BrF3, BrF5 और BrCl, ये भी बनाता है। ऐसे हमारा आयोडीन है, तो वो आयोडीन क्या है, ब्रोमीन से भी है, वो फिर क्लोरीन से भी है, वो हमारे फ्लोरीन से भी है। तो तीनों से बनेगा देखो ब्रोमीन तक। समझ गया, देखो फ्लोरीन से बना, क्लोरीन से बना, ब्रोमीन से, लेकिन खुद से कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि फिर बाद में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की सेम हो जाएगी, इसके लिए खुद से नहीं बनाएगा। समझा कैसे हमारे इंटर हैलोजन बनते हैं। ये थे हमारे टाइप से एग्जाम में आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। अब देखो यार क्लासिफिकेशन में क्या है कि देखो X मतलब हमारा होता है हैलोजन, लेकिन इंटर हैलोजन के केस में जो भी कंपाउंड बनते हैं वो दोनों X ही होते हैं। अब 2x है तो x,
3x तो 3x, 4x तो 4x, पर 4 तो कभी कंबाइन नहीं होंगे। पॉसिबिलिटी सिर्फ कितने की है? पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 की ही है, डबल एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली आप सीख लो। मान लो एक्स, पहला एक्स जो है हमारा, वो हमारा क्या है? एक सिंपल वाला, जैसे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है वो। लेकिन जो एक्स डैश यहाँ पे लगा के रखा है हमने, ये एक्स डैश क्या कहलाता है? ये एक्स डैश वो एलिमेंट है जो हमारा आके कंबाइन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ClF में क्या होगा? Cl हमारा x है तो F हमारा क्या रहेगा? x डैश रहेगा। समझ गया? यही बातें हैं। अब देखो फॉर्मेट भी होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा कोई कोई देखो ओनली ClF है, BrF है, IF है, देखो ICl है, BrCl है, कोई कोई क्या है ClF ही नहीं है, ClF3 है, ClF5 है, ClF BrF3 है, BrF5 है, IF7, IF5, IF3 ऐसे भी है। तो सभी के अलग अलग फॉर्मेट है। कुछ 1 के बनाते, देखो यहाँ पे ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr, देखो यहाँ पे सब मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद 3 वाले ClF3, BrF3, IF3, 5 वाले ClF5, BrF5, IF5, 7 वाले एक ही, देखो यहाँ पे भी देख लो आप, 7 वाला सिर्फ एक ही, IF7। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है अपनी अपनी नंबर ऑफ हेलोजन के ऊपर डिपेंड कितने हमारे ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला इंटर हेलोजन का x इंटू एक्स डैश एन, एन की जगह में कोई भी नंबर आ सकता है, जितना भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब हमारा आयोडीन 7 तक बनाते तो 7 तक जाएगा, तो वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ऐसे बस इनके फॉर्मेट याद रखने और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के रखनी है। ओके ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको अभी यहाँ पे देखना है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया है वो पहले आप लोग समझ लो एकदम अच्छे तरीके। अब देखो हमको कैरेक्टर्स में ना नेमिंग भी पता चल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम लोग लिख रहे थे x इंटू एक्स डैश देख रहे थे, तो इसको हम पहले x वाले को क्यों लिखे, पहले x डैश को क्यों नहीं लिखा? ऐसा इसलिए होता है कि जिसका साइज बड़ा होता है ना उसको हम पहले लिखते हैं। सपोज अगर ClF में बात करूं तो पहले Cl आएगा फिर F आएगा। व्हाई? बिकॉज Cl की साइज बड़ी होती है और F की साइज छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान देना अच्छे से, कभी भी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना उसकी साइज बहुत छोटी होती है, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है। तो साइज ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? साइज है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो साइज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो साइज ज्यादा। साइज ज्यादा किसकी होगी? Cl की। व्हाई? बिकॉज Cl एज कंपेयर टू फ्लोरीन उसका हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके लिए हम Cl को पहले लिखेंगे। तो हमारा जो लार्जर साइज किसके पास है? क्लोरीन के पास है, और इसीलिए क्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। म्हणजे का है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ रहे ना? मतलब थोड़ा सा इतना तो समझ ही नहीं जा पड़ेगा आपको। F क्या है? ये हमारा, इसीलिए हमारा इंटर हेलोजन में क्लोरीन पहले नेमिंग आएगी, बाद में हमारा फ्लोराइड, तो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। अगर यही ClF3 बनता तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, 5 बनता क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, इसका नेमिंग होती है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो दिखाता है क्या? x और x डैश का, दोनों का रेडियस, जिसका रेडियस ज्यादा वो पहले आएगा। क्लोरीन का ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए। फ्लोरीन का हमारा अलग ही रहेगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम साइज रहेगी, कम साइज वाला बाद में आता है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। पहला पॉइंट था ये, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देख लो क्या है। दूसरे पॉइंट में क्या दिया है कि इनके इवन नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि किसी के 2 हो सकते हैं, जैसे कि ClF2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8 कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि ClF3 हैज 4 एटम्स, है ना, Cl का 1 और F3 का, मतलब जो F है उसके 3, तो 4 एटम का हमारा ClF3 है। अब ClF में बताओ कितना होगा? तो Cl यानी क्लोरीन 1 और फ्लोरीन हमारा दूसरा, तो 2 यहाँ पे नंबर ऑफ एटम हो गए। कितने भी नंबर ऑफ एटम हो सकती हैं। थर्ड क्या है? जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी इंटर हेलोजन की, वो हमारी इंटरमीडिएट होती है बिटवीन द हेलोजन्स। जैसे कि हमारा क्लोरीन है और हमारा फ्लोरीन है, इनके बीच की जो प्रॉपर्टियां होगी ना वो मिडल प्रॉपर्टियां मानी जाएंगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लो क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस ClF की क्या होगी? मिडल इंटरमीडिएट आएगी, ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना ज्यादा ना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा इंटरमीडिएट रहता है जो भी रहता है। फोर्थ क्या है? हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सेंट्रल जो हेलोजन रहता है ना हमारा, वो हमेशा ऑक्सीडेशन ही करता है, मतलब जो हमारा Cl रहेगा वो हमेशा हेलोजन हमारा ऑक्सीडेशन ही करेगा। ऐसे H डैश का हमारा कंपाउंड हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि मतलब 3 हो गया, 2 आप नहीं देखोगे, 3 हो गया, फिर ऐसे 5 है, 7 है, यही आप देखोगे, या 3 है, 2 नहीं देखोगे, ClF2 आप नहीं देखोगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं देखोगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया था, ठीक है, इतना आपको समझना है। ये डायमैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, ये भी आप प्रॉपर्टी है, याद रख लो क्योंकि याद रखने लायक है। ठीक है ना, अब हम टेबल की तरफ चलते हैं। हमारे बुक में टेबल बहुत दिया हुआ है। अब देखो इस फॉर्मेट में जितने भी आपके दुनिया में इंटर हेलोजन एग्जिस्ट करते हैं, सभी की प्रॉपर्टियां मैं आपको बताने वाला हूं। मान लो अगर ClF है पहला फॉर्मेट, तो ये कलरलेस होता है। BrF है तो ये
पेल ब्राउन गैस होती है, BrCl गैस होता है, ICL कल को पता चला IPL आ जाएगा, कुछ भी है इंडियन प्रीमियर लीग। ये रवि रेड सॉलिड होता है या फिर ब्राउन रेड सॉलिड होता है, सॉलिड है ये गलत स्पेलिंग है। IBr ब्लैक सॉलिड होता है, समझ गया। तो इस तरीके आयोडीन ब्रोमाइड इसे पढ़ोगे, इसे आयोडीन क्लोराइड पढ़ोगे, इसे ब्रोमीन क्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, क्लोरीन फ्लोराइड ऐसे पढ़ोगे। XX3 वाला फॉर्मेट वो ऑड नंबर ही रहेगा, देखो यहाँ पे 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 वाला नहीं दिया अभी। ClF3 में कलरलेस, BrF3 येलो ग्रीन, IF3 येलो पाउडर, ICl3 ऑरेंज सॉलिड। अब इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, बताओ ना जरा, आप ही बताओ ना, इतना तो आपको खुद ही दिमाग है, कैसे गुंडा बनोगे यार, इतना तो समझो, याद तो करना ही पड़ेगा। IF5 कलरलेस, ठीक है, अगर इतने टेम्परेचर के नीचे रखते हो तो। BrF5 कलरलेस लिक्विड, सब कलरलेस। देखो कॉमन चीज कलरलेस है, कुछ नहीं पता रहेगा ना कलरलेस ठोक के आ जाना, कुछ नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ज्यादा कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं है, एक में भी कलर नहीं, देख लो सिर्फ ये BrF3 IF3 में येलो है, मतलब कुछ नहीं मिला ना, तो कलरलेस या फिर येलो मार देना, खत्म कहानी। X5 वाले में तो कलरलेस है भाई, X3 वाले में सिर्फ येलो ऑरेंज है, और X वाले में सिर्फ हमारा रेड और रेड ही है बस, ब्लैक तो ठीक है चलो IBr ब्लैक है, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं, ऐसे याद करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरहेलोजेंस। अब कैसे आप इंटरहेलोजन को बनाओगे, पहला है हमारा मेथड, कितना प्यारा सा आपके इसमें टेबल दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पहला है, मतलब अगर आप Cl2 को और F को मिला दो तो आपको 2ClF मिल जाएगा, समझ गया। कॉपर वेसल इस्तेमाल करनी पड़ेगी और 523 केल्विन टेम्परेचर। ऐसे आयोडीन Cl2 डायरेक्टली मिला दो 2ICl, तो वो तो हमने यहाँ पे 2 क्यों लिया, क्योंकि हमने बैलेंस किया रिएक्शन को। फिर यहाँ पे Br2 Cl2 बना दो तो 2BrCl। ऐसे ही हमारा XX3 वाले फॉर्मेट का देख लो, Cl2 3F2 बना दो एक्सेस, ये बन जाएगा। Br2 F2 ये बना दो, ये बन जाएगा। हमारा आयोडीन और 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन डाल दो तो 2ICl3 बन जाएगा। ऐसे रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद इंटरहेलोजन कंपाउंड में हमारा ब्रोमीन डाल दो, BrF3 डाल दो और यहाँ पे 3BrF बना दो, हमको ये रिएक्शन मिल जाएगा। ऐसे इस पार्शियल रिएक्शन में देख लो आप लोग, I2 और KClO3 बनाओ तो आपको ICl और KI3 बनेगा, जबकि हमारा स्पेशल रिएक्शन में कभी भी हमारा ये फॉर्मेट में बनता ही नहीं रिएक्शन, ठीक है, तो ये फॉर्मेट में नहीं होता, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां इंटरहेलोजन की देख लेते हैं। अब अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो हमारा जो ClF होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, XX3 में कोई स्टेबल नहीं होती, इसलिए कुछ डेटा ही नहीं दिया है, नो डेटा इज देयर फॉर XX3 फॉर्मेट, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या है, ClF है, ICl, फिर सबसे कम किसकी थर्मल स्टेबिलिटी है, ब्रोमीन फ्लोराइड की, एग्जाम में याद रखना इसको। फिर से हाइड्रोलाइसिस में क्या है, BrCl ICl ये सब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जिसमें हमारा वाटर ऐड कर सको आप लोग। हमारा यहाँ पे XX3 है जो हमारा, ये ICl3 ही सिर्फ करता है, बाकी कोई नहीं करता है। 3 वाले में देख लो, डिस्प्रोपोर्शिएशन और ऑटोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन, ऑटोमेटिकली जिसमें आयोनाइजेशन होता हो। ये BrF है तो ये हमारा Br2 ये BrF5 बनेगा, लेकिन इसमें से हमारा ClF ही सिर्फ दिखाता है और ICl3, और यहाँ पे सिर्फ BrF दिखाता है, बाकी कोई भी नहीं। अगर आप बोलो कि ClF हमारा दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा, तो आपको याद करना है। फ्लोरिनेशन एक्सेस वाले नहीं दिखाते, सिर्फ ये दिखाता है जो कि ClF3 के साथ करता है, बस इतना याद रखना। ऐसे यहाँ पे एडिशन ऑफ एक्रोस ओलिफिन्स, अब ये कंपाउंड है, गूगल कर लेना, आपको खरीदने को मिल जाएगा, दुकान में भी मिल जाएगा। ओलिफिन्स, ठीक है, ऑयली होते हैं, तो H2S डबल बॉन्ड CH2, और हमारा ICl के साथ अगर हम करते हैं मतलब आयोडीन क्लोरीन, मतलब आयोडीन क्लोराइड के साथ, तो हमको ये रिएक्शन मिलता है, हमको ये मिलेगा। तो ये हमारा एक यहाँ पे एडिशन ऑफ ओलिफिन्स होता है। ओलिफिन्स मतलब क्या, कि हमारा जो ये हमारा मतलब मीथीन, मतलब जिसे आप कह सकते हो ईथीन, ठीक है, अल्कीन जो है, अल्कीन को अगर मैं इंटरहेलोजन से रिएक्शन करूं तो ये मेरा बन गया एडिशन ऑफ ओलिफिन्स। XX3 इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या एडिशन ऑफ ओलिफिन्स XX3 फॉर्मेट में कर पाओगे, तो बोला नहीं, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब चलो यहाँ पे देख लो यूजेस क्या है, तो XX के यूजेस क्या है, हमारा जो मतलब आयोडीन क्लोराइड है, ये डिटरमाइन आयोडीन वैल्यू। फिर हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड, ये हमारा यहाँ पे हेल्प करता है। कैटलिस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमारा फ्लोरिनेटिंग के लिए, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड के लिए, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो इस तरीके से आप यूजेस को थोड़ा याद कर लेना, ज्यादा फायदे में रहोगे, यूजेस याद करके जाओ यार, ठीक है। चलो आगे बताता हूँ आपका भी स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर तो आपको और बड़ा आ गया, मैंने बोला ना सब याद करना है। अब ICl को आयोडीन मोनोक्लोराइड कहते हैं, इसको क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमोइन ट्राइफ्लोराइड, तो नेमिंग हो गई। इनका स्ट्रक्चर देखो ऐसा, अब सबकी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप बोलोगे बना के दिखाओ, तो क्यों बनाओ, बना हुआ क्यों बना दूं मैं, याद कर लो आप लोग। ये शेप है, शेप याद कर लो, बेंट टी शेप, स्क्वायर पिरामिडल याद करना है, याद कर लो। ट्रिक लगाने का, नीचे के दो स्क्वायर पिरामिडल और बेंट टी शेप और लीनियर,
दिया कौन है, ICl ClF3 BrF3 BrF5 Cl5, बस ऐसे याद कर लो, खत्म। नेमिंग तो ऐसी भी आ जाएगी। ICl है, Cl कितना है, एक है इसलिए मोनो है। यहाँ पे F कितना है, 3 है इसलिए ट्राई है। यहाँ पे F कितना है, 3 है इसलिए ट्राई है। बाकी तो ब्रोमीन आएगा ना, पहले ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। देखो यहाँ पे पेंटा मतलब 5 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पेंटाफाइव, देखो पेंटा मतलब 5 है और क्लोरीन है अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, सारे स्ट्रक्चर याद कर लो। याद तो करना ही पड़ेगा ना यार, बिना याद करे कैसे आपको आएगा, कोई नहीं बता पाएगा आपको ऐसे में। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं। अब देखो यहां से एमसीक्यू आता है, यहां से एमसीक्यू आपको आएगा। अब मान लो जैसे कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, IF7 में कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन इनमें होता है 5 वालों में। बाकी देखो आपको कहीं 5 वाला नहीं मिलेगा, लेकिन ये 5 दिया इसलिए इसका 5 है, क्या इसका स्टेट है। यहाँ पे 7 है, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 7। ये 3 वालों का यहाँ पे 3 आएगा, ये एक भी नहीं, उसका सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल हैलोजन याद रखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछता है, बाकी कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही आपको समझना ही है, और क्या तो पूछता ही नहीं कुछ भी ज्यादातर, ठीक है। तो इतना आपको करके रखना है एग्जाम के लिए, चाहे जो भी हो जाए। अब देखते हैं जेनॉन, ये क्या है जानते हो, ये हमारा स्टेबल गैस के अंदर काम करता है। मतलब स्टेबल गैसेस में थोड़ा सा हम अभी देखने वाले हैं, हमारे स्टेबल गैसेस कैसे फंक्शन करती है, उन्हीं को हम समझने वाले हैं। तो यार जो हमारा जेनॉन है, ये 18वें ग्रुप में रहता है और ये हमारे नोबल गैस के अंदर आता है। इनके सारे ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इनको कोई इलेक्ट्रॉन लेने की ना देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जेनॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो नोबल होते हुए भी ये पहला आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर देता है इसका, और इसीलिए हमारा क्या होता है, ये जो जेनॉन है ये कभी कभी रिएक्शन करके हमारे रेडॉन, जेनॉन और क्रिप्टॉन ये रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि इनका लो आयोनाइजेशन होती है। जिनका हाई आयोनाइजेशन है वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, मतलब ज्यादातर नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है, बट इनका लो है इसलिए मतलब ये रिएक्शन कर लेते हैं जेनॉन वगैरह, इतना आपको ध्यान देना है। जेनॉन फ्लोराइड की अगर बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा देख लो, प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड कैसे मतलब प्रिपेयर करोगे आप, जेनॉन को कैसे प्रिपेयर करोगे, जेनॉन फ्लोराइड को। जेनॉन के साथ Fe2 डाल दो, जेनॉन फ्लोराइड बन गया, बस ये याद कर लो 400 डिग्री सेल्सियस। आप बोलोगे ये कैसे याद करें, ये यही तो चैलेंज होता है 12वीं में, और क्या करोगे अगर इतना नहीं किया तो। अगर रिएक्शन के कैटलिस्ट को याद नहीं किया तो 12वीं में आके क्या किया। ऐसे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जेनॉन और हमारा ये क्या है फ्लोरीन, इसमें भी हमारा देखो यहाँ पे जेनॉन फ्लोराइड बन गया 4 टाइम्स से, तो क्या हुआ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बन गया। ये भी हमारा जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये हमारा जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। इस तरीके से हमारा रिएक्शन बनता है, बस आपको ये बीच की चीजें याद करनी पड़ेगी। ये तो ना मैं याद करा सकता हूँ ना आपका कोई टीचर, वो भी आपको यही कहेगा कि आपको ये याद करना ही पड़ेगा। किसी भी टीचर से जरा आप पूछ के देखो, आपको वो यही जवाब देगा कि आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर आप इस वजह से मुझे बोलो कि आपने अच्छे से नहीं बताया तो छोड़ दो आप लोग, मैं आई एम सॉरी, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ HCF2। पहला है हाइड्रोलाइसिस, दूसरा रिएक्शन विद PF2 PF5। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, HCF2 हमारा है, इसमें ना हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं अपने जेनॉन फ्लोराइड के साथ। अब केमिकल रिएक्शन है तो हमको इसका साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। अभी तक देखो हमने क्या किया, इसको खुद बनाया था, अब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रिएक्शन के लिए। हमको यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड और हमारा जेनॉन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे रिएक्शन विद PF5 में करोगे तो आपको जेनॉन पेंटाफ्लोराइड आपको ऐसा मिलेगा समथिंग, ठीक है, जो कि एक एडक्ट होता है, एडक्ट ऑफ PF5। मतलब एडक्ट मतलब उसके साथ एक कंबाइन होकर चीज मिलना, वही रिएक्शन हमारा P5। जैसे कि देखो ना, ये जेनॉन फ्लोराइड और उसी के साथ हमारा PF5 भी है, तो ये इसी कॉम्बिनेशन को एडक्ट कहते हैं। एडक्ट मतलब एडिशन, ठीक है। तो ये आपको समझ के रखना है। तो ये 2 रिएक्शन ही होते हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो जेनॉन ट्राइफ्लोराइड की ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं, HCeO3 ट्राइऑक्साइड। O2 डाइऑक्साइड होता है, O3 ट्राइऑक्साइड होता है। तो फ्लोराइड ऑफ जेनॉन रिएक्ट विद द वाटर टू गिव जेनॉन ट्राइऑक्साइड। मतलब जेनॉन जो हमारे पास फ्लोराइड है उसको हाइड्रोजन से यानी वाटर से रिएक्शन करवा दो, आपको मिल जाएगा जेनॉन ट्राइऑक्साइड। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है जेनॉन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे आप इसका भी रिएक्शन करवा सकते हो तो आपको मिलेगा जेनॉन ट्राइऑक्साइड, जो कि 6HF के साथ मिल जाता है हमको, ठीक है। तो ये है हमारा जेनॉन ट्राइऑक्साइड, जिसे कि आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बन गया हमारा जेनॉन ट्राइऑक्साइड, मतलब HCO3 का प्रिपरेशन यार, ठीक है। एक ही प्रिपरेशन तो है, जिसको हम लोग वाटर ऐड करते हैं, पानी डालो जेनॉन ट्राइऑक्साइड निकालो, खत्म कहानी। अब यहाँ पे फिर से आ गया डायग्राम के बारे में। तो HCF2 है, कितने F2 है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट 2। HCF4 कितना है 4, तो Xe का ऑक्सीडेशन स्टेट 4। HCF6 है 6। Xe3 है लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक के साथ 2 लेता है, इसलिए 3 × 2 6 होगा। अब यहाँ पे देखो, एक हमारा F4 है और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 2 बन गया और एक F का 1 होता है, तो यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा, 4 + 2 6, टोटल 6 आ गया, समझा। तो ये Xe के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 6, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं। HCO3 का क्या होगा, 3 ऑक्सीजन, एक का 2 होता है, 3 का कितना रहेगा 6 रहेगा, समझ गया। यहाँ पे OF4 है, ऑक्सीजन का 2 और F का 4 ही रहता है, तो 4 2 6 होता है, यहाँ पे 6 आ गया।
ये हमारा स्ट्रक्चर है, बना लेना। स्ट्रक्चर तो यार आपको याद करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। स्ट्रक्चर तो मतलब अगर मैं बोलूं कि आपके पास मीथेन है और मीथेन ऐसे बनता है तो आप मुझे क्या कहोगे बताओ? मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी कैसी हेल्प करूं? इसको ऐसी स्ट्रक्चर है तो ऐसे ही याद कराऊंगा ना। अब आप बताओ ना यार, इसमें मैं कोई आपकी हेल्प कर सकता हूँ या कोई आपके कॉलेज का टीचर है, कोई एनीबडी कैन बता देना अगर कोई मुझे आपकी हेल्प कर सके। ऐसे तो कोई नहीं कर सकता ना यार, तो इसीलिए मेरी बात मानो, चुपचाप सारे स्ट्रक्चर याद करके जाना एग्जाम में। ये स्ट्रक्चर ही आते भी है बनाने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जेनॉन। अब देखो इसको देखते क्या होता है ऑक्सीफ्लोराइड, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हमारा था कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड था। वैसे जेनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड हमको देखना है। जेनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड यानी XeOF2, Cl के जगह में F2, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। चलो तो XeOF2 है, XeO2F2 है, XeO3F2 है, XeO2F4 है, तो दीज ऑल आर ऑक्सीफ्लोराइड्स। प्रिपरेशन कैसे करोगे? पहला हाइड्रोलाइसिस, दूसरा जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड के साथ रिएक्शन सिलिका के साथ कर दो। ये सिलिका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब सिलिका। पहला है XeF4 का H2O के साथ 80 डिग्री सेल्सियस में डायरेक्टली मिलता है आंसर। XeF6 का H2O के साथ डायरेक्टली बिना किसी टेम्परेचर के रूम टेम्परेचर में XeF4 मिलता है। जैसा रिएक्शन दिया है वैसे एग्जाम में याद करना। ज्यादातर रिएक्शन पूछेंगे नहीं, बस प्रिपरेशन के टाइप्स पूछ लेगा। आएगा भी तो 2 मार्क्स को आएगा। कभी भी ना इन चैप्टर में स्टार्टिंग से बहुत पूछते हैं, ये सब बीच का कुछ नहीं आता। या तो फिर स्ट्रक्चर ऐसी है, स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है। तो ऐसे भी इस साल पेपर आसान रहेगा। तो ये जो चीज दिया हुआ है ना, इसको आपको बस नॉर्मल याद करना है। XeOF4 है, सिलिका के साथ मिलाओ, XeO2F2 मिल गया, देखो ये वाला मिल गया। फिर ऐसे यहाँ पे H2 डालो, XeO2F2, देखो यही वाला फिर से मिल गया। 2 तरीके हैं, एक सिलिका से एक वाटर से। तो आप कैसे भी प्रिपेयर करना चाहो आप, यू कैन प्रिपेयर। याद तो करना पड़ेगा रिएक्शन को, ठीक है। तो बस इतना ही कर सकते हो और कुछ नहीं, तो याद तो करना पड़ेगा। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। ये चैप्टर और 11th का पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक था ना स्टार्टिंग के ग्रुप समथिंग 12 13 समथिंग कुछ था। ये ऐसे ही होते हैं, इनको याद ही करना पड़ता है। अब यूजेस में आ जाओ। हीलियम नियॉन ऑर्गन की यूजेस, भाई ये किधर तो हमको दिखे नहीं रिएक्शन करते हुए, तो इनके यूजेस ये पढ़ लेते हैं। इनके भी थोड़ा सा, इनका भी ओम गणेश कर देते हैं इनका भी। तो हीलियम देखते हैं, चलो। हीलियम भाई मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल, जैसे किसी को अस्थमा हो गया तो हीलियम और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। कभी कभी हीलियम और ऑक्सीजन का इस्तेमाल रेस्पिरेशन बाय सी डाइवर, जो हमारे नहीं क्या समुद्र के अंदर डाइव लगाते हैं, उनके भी इस्तेमाल करते हैं। ये आता है, ये एग्जाम में पक्का 3 मार्क्स को आ सकता है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे यूजेस दिए सब आ सकता है, कोई भी यूजेस, चाहे हीलियम का पूछ ले, नियॉन का या ऑर्गन किसी का भी पूछ ले, आएगा। कोई 4 से 5 याद करना है आपको, ठीक है। हीलियम गैस हमारी बलून में भरी होती है, आप जानते हो। फिर ऐसे कितने बताओ, सिंपल बताता हूं, देखो। सुपरसोनिक विंड टनल में, शील्डिंग गैस आर्क वेल्डिंग में, वेल्डिंग करने में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, क्या बताऊं, लो टेम्परेचर में थर्मोमेट्री में यूज होता है। ऐसे बहुत सारे लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड रिसर्च में भी, तो बहुत सारे। आप इसमें से 4-5 याद कर लो, मस्त मस्त। स्टार्टिंग के 3 याद कर लो और इधर के 2-3 याद कर लो, बस 5 याद करने, ज्यादा याद नहीं करने। ये हमारे हीलियम के यूजेस हो गए। सिमिलरली नियॉन नोबल गैस है, सोचो ये स्टेबल है हीलियम, समझ रहे हो, इसीलिए हमारे ब्रीथिंग में इस्तेमाल होता है। बाकी कोई ब्रीथिंग में इस्तेमाल होता है? बाकी सब सड़ा देंगे फेफड़े को। क्लोरीन को सूंघ लोगे तो ऐसे मर जाओगे जैसे सांप सूंघ लिया हो, ठीक है। तो ये बात तुमको ध्यान देना ना। अभी नियॉन देख लो, नियॉन लैंप को एंड साइंस जो होते हैं उनको डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है ना। नियॉन का आपने देखा ना, नियॉन का रबर आता है, वो अंधेरे में भी अपने आप चमकता है, वही है। फिर ये फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के फॉर्म में, नहीं क्या, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो मतलब अंधेरे में चमकते हो, लेजर्स में यूज होता है, रेक्टिफायर्स में इस्तेमाल होता है, करंट रेक्टिफायर्स में, है ना। करंट रेक्टिफायर मालूम है ना, एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करते हैं, रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर डिवाइस, फिजिक्स में पढ़ा है हमने लास्ट वाला चैप्टर में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, है ना। तो इसमें आपको या मिस्ट हो या फॉग में, देखो फॉग में क्या होता है कि हमको ना पता नहीं चलता सामने कौन सा इंसान आ रहा है, तो हम लोग नियॉन की बैंड पहनते हैं। अभी देखो आपने देखा रहेगा यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था, यूपी में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, वहां पे काऊ को ना मारा जाए, काऊ की हत्या ना की जाए, रात में कोई पहचान ना पाए अगर काऊ को, तो रास्ते में काऊ खड़ी जाती है। और ठंडी के मौसम में फॉग यूपी में वो बहुत होता है। अब मैं यूपी का नहीं हूं बट न्यूज में तो देखता ही हूं, ठीक है। तो काऊ लोग क्या होती है, गाय लोग हमारी आती हैं और खड़ी जाती है कहाँ पे, रोड में, ट्रक लोग उनको उड़ा के चले जाते हैं। तो इसीलिए ना अगर नियॉन की बेल्ट पहना दोगे तो काऊ का चमकने लगता है, तो फिर हमको पता लग जाता है कि सामने कोई तो खड़ा है, वो नियॉन की बेल्ट देख के, तो हम उनकी जान बच जाती है। तो ये नियॉन का फायदा होता है। ऑर्गन हमारा जो होता है ना, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर या वेल्डिंग स्टील प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है ऑर्गन का। मिक्सचर ऑफ 85% ऑर्गन एंड 15% नाइट्रोजन। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हमारे पास बल्ब रहता है ना, बल्ब जलता है जो इलेक्ट्रिक वाला, इंक्रीज लाइफ फिलामेंट्स में हमारे इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेल्व्स में इस्तेमाल होता है। वेरियस कलर्स को प्रोड्यूस करने में भी हमारे ऑर्गन का इस्तेमाल होता है।
ऑर्गन नहीं, एर्गॉन, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो इनमें भी इसका इस्तेमाल होता है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके माय डियर, सो प्लीज 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 इस चीज को अच्छे से आप याद रखो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप सबके लिए। ओके माय डियर, ठीक है। तो आज से हमारा चैप्टर हुआ यहां से खत्म, ये वाला चैप्टर नंबर 7। मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक खत्म कर दिया था, आज 7 भी खत्म हो गया। और वैसे भी मैंने 10 से लेकर के पूरे 16 खत्म कर ही दिए हैं, ठीक है। तो आज 7वां भी होगा, बस 8वां और 9वां बाकी है, 3 से 4 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। सो बस आपका सपोर्ट बना रहे, आप शेयर करते रहो। ये चैप्टर ना याद करने जैसा था ही, तो इतना तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपका वो इनर ट्रांजिशन भी आने वाला है, वो भी वैसा ही है, उसको भी थोड़ा बहुत मैं अच्छे से बताऊंगा, बट डोंट वरी, उसको भी थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है। तो उसका भी कान पकड़ के खींचना पड़ेगा। सो गाइस, आप मुझे चाहो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। आप मुझे चाहो तो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो, कोई भी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, सारी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी वहां पे। ओके, सो मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।